फ्रैंकेनस्टाइन 1931 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है। 1931 रियली भारत आजाद भी नहीं हुआ था, पाकिस्तान बना भी नहीं था, बांग्लादेश की सोच भी नहीं थी और इसके 4 साल बाद धर्मेंद्र जी पैदा हुए थे तब की ये मूवी है और मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कैन यू इमेजिन। ये मूवी मेरी शैली के नोवेल फ्रैंकेनस्टाइन के ऊपर बेस्ड है। वैसे तो इस उपन्यास के ऊपर 100 से ज्यादा मूवीज बन चुकी है और अभी हाल ही में 2025 में फ्रैंकेनस्टाइन नाम की एक और मूवी आई है, पर ये मूवी इस नोवेल के ऊपर बनाई गई फर्स्ट मूवी है। वैसे तो ये 1931 की मूवी है, पर जब भी कभी बेस्ट फ्रैंकेनस्टाइन मूवीज की लिस्ट बनाई जाएगी उसमें इस मूवी का नाम जरूर शुमार होगा। और सच में ये मूवी एक क्लास और इस मूवी का अपना एक कल्ट है और मैं दिल से चाहता था कि आप ये मूवी देखें। तो बातें खत्म करते हुए मूवी चालू करते हैं। मूवी की शुरुआत एक परिचय से होती है जिसमें मोदी बताते हैं कि मूवी किस चीज के ऊपर है और इस मूवी में क्या दिखाया जाने वाला है। एक्चुअली मोदी 1931 की ऑडियंस को पहले ही तैयार करवा देता है कि तुम इस मूवी में क्या देखने वाले हो और इन्होंने इस मूवी में डॉक्टर वोल्डमैन की भूमिका निभाई है। खैर, मूवी खुद को कब्रिस्तान से ओपन करती है जहाँ किसी का अंतिम संस्कार हो रहा है, पर उसी अंतिम संस्कार को फ्रिट्ज और हेनरिक फ्रैंकेनस्टाइन पता नहीं क्यों पर छिप कर देख रहे हैं। क्यों पता नहीं। खैर, अंतिम संस्कार खत्म होता है और सभी लोग वहाँ से प्रस्थान करने लगते हैं। इसके बाद एक कब्रिस्तान का चांडाल उस कॉफिन को माटी से भूस देता है और वो भी चला जाता है। पर इसके बाद हेनरिक फ्रैंकेनस्टाइन और फ्रिट्ज से बाहर आते हैं और ताबूत को माटी से बाहर निकालने लगते हैं और बाहर निकाल कर उसे अपने साथ ले जाते हैं। वाओ, लाशों की चोरी। एक तथ्य सुनो, मैरी शैली ने फ्रैंकेनस्टाइन का नाम विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन रखा था। खैर, ये दोनों एक और लाश को चुराते हैं जो यहाँ फांसी से लटकी हुई है, पर लाश के गिरने से उसका दिमाग खराब हो जाता है और अब फ्रैंकेनस्टाइन को एक नया दिमाग खोजना पड़ेगा। तभी सीन एक मेडिकल कॉलेज पर आता है जहाँ डॉक्टर वोल्डमैन दिमाग के ऊपर लेक्चर दे रहा है। उसके पास 2 दिमाग है, एक नॉर्मल दिमाग और एक एबनॉर्मल दिमाग यानी कि क्रिमिनल दिमाग। वो बता रहा है कि एक नॉर्मल दिमाग और एक क्रिमिनल दिमाग में क्या अंतर होता है और उनकी संरचनाएं किस तरह से बदल जाती है। ये लेक्चर ये लोग तो सुन ही रहे हैं, पर फ्रिट्ज से भी सुन रहा है। वो यहाँ पर दिमाग को चुराने आया है। लेक्चर खत्म होता है और अधेड़ उम्र के विद्यार्थी वहाँ से जाने लगते हैं। जब सब लोग चले जाते हैं और सन्नाटा छा जाता है तब फ्रिट्ज अध्यापन कक्ष में आता है। मैरी शैली ने फ्रैंकेनस्टाइन की मदद करने वाले का नाम हेनरिक बताया है जो कि फ्रैंकेनस्टाइन का अच्छा दोस्त होता है। खैर, फ्रिट्ज सबसे पहले नॉर्मल दिमाग को उठाकर पता नहीं क्यों पर उसे देखने लगता है। तब एक आवाज आती है और फ्रिट्ज से नॉर्मल दिमाग की बरनी टूट जाती है। तो भाई को आप एक नॉर्मल दिमाग लेकर ही जाना पड़ता है। क्यों देखा रे तूने। खैर, विक्टर एलिजाबेथ से मिलने आता है। एलिजाबेथ हेनरिक फ्रैंकेनस्टाइन की मंगेतर है। यहाँ पर नाम और काम दोनों बदल दिए गए क्योंकि मैरी शैली ने विक्टर को, जिसका रियल नेम हेनरिक है, मैरी शैली के अनुसार विक्टर का दोस्त होता है, ना कि इस मूवी की तरह एलिजाबेथ का। एलिजाबेथ को हेनरिक फ्रैंकेनस्टाइन की 4 महीने वाली चिट्ठी जो आप जाकर उसे मिली है, उसमें फ्रैंकेनस्टाइन ने अपने प्रयोगों के बारे में जिक्र किया है जिन्हें पढ़कर एलिजाबेथ की चिंता, जो कि चिता के समान है, वो बढ़ गई और अब वो चाहती है कि विक्टर हेनरिक को ढूंढे कि वो किस हालत में है और क्या कर रहा है। हेनरिक, अब उनको लगता है प्रोफेसर वोल्डमैन को हेनरिक के बारे में कुछ न कुछ तो पता होगा। आफ्टर ऑल, हेनरिक उन्हीं का होनहार विद्यार्थी था। प्रोफेसर या डॉक्टर वोल्डमैन एक्चुअली रियल में विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन के प्रोफेसर तो होते ही हैं, पर साथ ही साथ मेंटोर भी होते हैं। खैर, एलिजाबेथ और विक्टर प्रोफेसर वोल्डमैन से मिलते हैं और इन तीनों के बीच में हेनरिक को लेकर एक डिस्कशन होता है जिसका सार मैं आपको बताता हूँ। सुनो, हेनरिक फ्रैंकेनस्टाइन एक ऐसा प्रयोग कर रहा है जिसमें वो मौत को हराना चाहता है और एक नया जीवन उत्पन्न करना चाहता है। मतलब कि वो मरे हुए लोगों को चुराकर फिर उनसे एक नया नवीला शरीर बनाकर उसमें जीवन उत्पन्न करने वाला प्रयोग कर रहा है और इसी प्रयोग के चलते हेनरिक को कॉलेज से निकाल दिया जाता है। वैसे डॉक्टर वोल्डमैन को पता है कि फ्रैंकेनस्टाइन अपना प्रयोग कहाँ कर रहा है, एक पुराने वॉच टावर में। फ्रिट्ज से क्या कर रहा है और ये क्या है, पता चल जाएगा। फ्रैंकेनस्टाइन पूछता है, फ्रिट्ज, क्या तुम्हारा काम हो गया। फ्रिट्ज, यस सर। फ्रैंकेनस्टाइन, फिर नीचे आओ और मेरी मदद करो। फ्रिट्ज नीचे आता है
फ्रैंकस्टाइन तूफान का इंतजार कर रहा है, पर क्यों? अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। हेनरिक फ्रैंकस्टाइन ने ये मृत मानव शरीर बनाया है विभिन्न मरी हुई लाशों को चुराकर। अब फ्रैंकस्टाइन इस नवनिर्मित मृत मानव शरीर में जीवन की उत्पत्ति करने वाला है, पर कैसे पता चल जाएगा। पर उससे पहले विक्टर, एलिजाबेथ और डॉक्टर वॉच टावर के डोर पर दस्तक दे देते हैं। अब फ्रैंकस्टाइन किसी को भी अंदर आने नहीं देना चाहता, पर जब उसे पता चलता है कि एलिजाबेथ भी इन दोनों के साथ आई है तो यहाँ फ्रैंकस्टाइन पिघल जाता है और फिर इन तीनों को अंदर ले लेता है। और ना चाहते हुए भी हेनरिक को अपना प्रयोग इन तीनों को दिखाना पड़ता है। पहले तो इन तीनों को बिठाता है, बैठो बैठो। फिर हेनरिक डॉक्टर वोल्डमैन से कहता है, डॉक्टर, मैंने उस किरण की खोज कर ली है जिसने पहली बार जीवन बनाया था। एक्चुअली जो प्रकाश स्पेक्ट्रम होता है जिसमें अल्ट्रा वायलेट किरणों और वायलेट किरणों को उच्च माना जाता है, हेनरिक यहाँ कहना चाहता है कि प्रकाश स्पेक्ट्रम में एक ऐसी किरण है जो इन सबसे ऊपर है, जो जीवन उत्पन्न कर सकती है, और उसकी खोज हेनरिक ने कर ली। डॉक्टर सबूत मांगता है। फ्रैंकस्टाइन, सबूत तुम्हें आज मिलेगा डॉक्टर, जाओ और उस बॉडी को देखो वो मरी हुई है या नहीं। और डॉक्टर उस बॉडी को चेक करता है जो कि मरी हुई है। तब एक जोरदार बिजली कड़कती है और अब टाइम आ चुका है न्यू लाइफ उत्पन्न करने का। फ्रैंकस्टाइन और फिट्स अपनी मशीनरी चालू करते हैं और मशीनें चालू हो जाती है। फिर यही दोनों मिलकर उस मृत मानव शरीर के ऊपर ढके कपड़ों को हटाने लगते हैं, और जब कपड़े हट जाते हैं तब मशीनरी उस मृत मानव शरीर को ऊपर ले जाती है। ये चीज याद है ना, एक्चुअली ये आसमानी बिजली को अपनी ओर खींचेगी और इसी से होकर वो बिजली या सम काइंड ऑफ एनर्जी इस शरीर में जाएगी, और ये प्रोसेस चल रही है। सभी लोग टकटकी लगाए हुए ऊपर देख रहे हैं। खैर मशीनरी मानव शरीर को नीचे लाती है और गेस वोट, उस शरीर में प्राण आ जाते हैं। ये देखकर हेनरिक पगला जाता है, वो खुद को भगवान समझने लगता है। सीन कट होता है। बैरन फ्रैंकस्टाइन एलिजाबेथ से अपने बेटे हेनरिक फ्रैंकस्टाइन के बारे में पूछता है, तो एलिजाबेथ अपने होने वाले ससुर का नाम लेकर बोलती है, यार बैरन हेनरिक ठीक है, बस वो थोड़े काम में बिजी है, आप चिंता मत करो। आपको पता है रियल लाइफ में एलिजाबेथ हेनरिक फ्रैंकस्टाइन यानी कि विक्टर फ्रैंकस्टाइन की मुंह बोली बहन थी, और विक्टर फ्रैंकस्टाइन ने उसी से शादी कर ली थी। खैर बैरन को भी शादी की चिंता है, क्योंकि कुछ ही दिनों में हेनरिक फ्रैंकस्टाइन की शादी एलिजाबेथ से होने वाली है, पर हेनरिक है कि वो घर आता ही नहीं। खैर तभी बर्गर मास्टर आता है। वो बैरन से पूछता है, शादी कब है? बैरन, मुझे नहीं पता। बर्गर मास्टर, पता नहीं है? पूरे गांव में शादी की तैयारी हो रही है, लोग जश्न मना रहे हैं और तुम कह रहे हो पता नहीं है? बैरन, यार तुम जाओ यहाँ से, पहले से दिमाग खराब है। बर्गर मास्टर, अच्छा जाता हूँ, और वो चला जाता है। बैरन, लगता है मुझे ही हेनरिक को ढूंढना पड़ेगा। सीन हेनरिक पर आता है। अब यहाँ पर ओल्ड मैन और हेनरिक के बीच में उस क्रीचर को लेकर विवाद हो जाता है। ओल्ड मैन कहता है, वो मॉन्स्टर तुम्हें बर्बाद कर देगा। तभी हेनरिक, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। हेनरिक, यार डॉक्टर तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? आफ्टर ऑल वो ब्रेन तो तुम्हारी लेबोरेटरी से आया था। डॉक्टर, ये इसीलिए चिंता हो रही है क्योंकि वो ब्रेन एक क्रिमिनल ब्रेन है। ये सुनकर हेनरिक को थोड़ा झटका तो लगता है, पर तभी वो नवनिर्मित मानव अपने आने का संकेत देता है। हेनरिक जल्दी से लाइट बंद कर देता है। मॉन्स्टर आ रहा है, वो आ चुका है। डरावना तो लग रहा है, मेकअप भी अच्छा है। हेनरिक उसे अपनी तरफ बुलाता है। वो माइकल जैक्सन की स्टाइल में आता है। हेनरिक उसे कुर्सी पर बैठने को बोलता है। मॉन्स्टर बैठता है। तभी हेनरिक छत की खिड़की खोलता है ताकि मॉन्स्टर प्रकाश ले सके, और वो फील करने लगता है धूप। तभी खिड़की वापस बंद कर दी जाती है और हेनरिक उसे फिर से कुर्सी पर बिठा देता है। वो समझदार तो है, पर तभी फ्रिट्स मसाल लेकर आता है, जिससे मॉन्स्टर डरने लगता है और वो काफी अग्रेसिव हो जाता है। ये साला फ्रिट्स आग को क्यों नहीं फेंक रहा? खैर इन लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है उसे शांत करने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर को लोहे की चेन से बांध दिया गया है। तभी फ्रिट्स आग उसे चाबुक से डराने लगता है, जिससे मॉन्स्टर और हिंसक हो जाता है। तभी वह हेनरिक आता है और उसे रोकता है। वो कहता है, फ्रिट्स उसे अकेला छोड़ दो, और एक कहकर हेनरिक वहाँ से चला जाता है, पर फ्रिट्स नहीं जाता। वो आग लेकर फिर से मॉन्स्टर को डराने लगता है। हेनरिक और डॉक्टर उसके चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। मॉन्स्टर ने उसे मार दिया। बोला तो उसे उंगली मत कर, आप लटका दिया ना। वो सेलर से बाहर आना चाहता है, पर ये दोनों उसे आने नहीं देते। खैर डॉक्टर वोल्डमैन उस मॉन्स्टर को मारना चाहता है, पर पहले इन दोनों को उसे बेहोश करना होगा, तभी तो मरेगा, नहीं तो ऐसे में इनकी चटनी बना देगा। ना वे प्लान बनाते कि हेनरिक मॉन्स्टर का ध्यान अपनी ओर खींचेगा और तब तक डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देगा। अब प्लान का एग्जीक्यूशन करते हैं। मॉन्स्टर बाहर आता है। वो हेनरिक की तरफ आता है।
वो आग को देखकर हेनरिक पर हमला कर देता है और तभी ओल्ड मैन उसे इंजेक्शन लगा देता है, पर वो बेहोश होने से पहले ओल्ड मैन को ही बेहोश कर देता है और लगभग हेनरिक को निपटा ही देता है। पर तभी वो बेहोश होना चालू कर देता है और बेहोश हो जाता है। हेनरिक वोल्डमैन को होश में लाता है, तब तक विक्टर भी आ जाता है। वो कहता है तुम्हारा बाप तुमसे मिलने आ रहा है। ये सुनकर ये तीनों उस मॉन्स्टर को जल्दी से बेसमेंट में ले जाते हैं, जहाँ फ्रिट्स की लड़की हुई बॉडी नहीं होती, वो गायब हो गई। खैर एलिजाबेथ और बैरन हेनरिक के पास आते हैं। हेनरिक उन्हें देखकर सीधे बेहोश हो जाता है। एलिजा जल्दी से डॉक्टर वोल्डमैन और विक्टर को बुलाती है और सभी लोग आकर उसे संभालते हैं। हेनरिक खुद को फ्रिट्स की मौत के लिए जिम्मेदार समझ रहा है। हाँ है तू बस। खैर सीन कट होता है। हमें एलिजा और हेनरिक दिखाए जाते हैं। अब हेनरिक और कोई प्रयोग नहीं करना चाहता। अब वो एक नॉर्मल जिंदगी एलिजा के साथ जीना चाहता है। बस हवा निकल गई। इधर डॉक्टर वोल्डेमैन मॉन्स्टर को मारने की तैयारी में है, पर सबसे पहले वो काम की जानकारियां लिख लेता है ताकि भविष्य में काम पड़े तो उसका इस्तेमाल हो सके। पर मॉन्स्टर होश में आ रहा है। अब वोल्डेमैन अपने हथियार लेकर मॉन्स्टर के पास आता है। पता नहीं तभी डॉक्टर को क्या सोचता है, वो मॉन्स्टर के दिल की धड़कन सुनने लगता है और तभी मॉन्स्टर होश में आकर उसकी बोची पकड़कर उसके दिल की धड़कन बंद कर देता है। और सुनो धड़कन, एक को बोला था उंगली मत कर, पर की लटक गया। अब इनको दिल की धड़कन सुनने का चुल मचा था तो दिल की धड़कन ही बंद कर दी। खैर मॉन्स्टर भैया वहाँ से निकल जाते हैं। मैरी शैली का मॉन्स्टर शुरुआत में काफी मासूम होता है, पर यहाँ मूवी में शुरुआत से ही मॉन्स्टर काफी निर्दयी है। आज हेनरिक फ्रैंकेनस्टाइन की शादी है। एवरीबडी खुश है। गांव में जश्न का माहौल है। सभी लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। पर मॉन्स्टर झाड़ियों में घूम रहा है। हमें कारपेंटर और उसकी एक छोटी सी बेटी मारिया दिखाई जाती है। मारिया का फादर मारिया को अकेला छोड़कर कुछ काम से बाहर चला जाता है। मारिया अकेली होती है और तभी उसके समक्ष मॉन्स्टर आता है, पर मारिया उससे डरती नहीं, बल्कि वो मॉन्स्टर को अपने साथ खेलने के लिए बोलती है। बच्चे मन के सच्चे। और मॉन्स्टर उसके साथ खेलने लगता है। ये लोग फूलों को पानी में फेंकने वाला गेम खेल रहे हैं। इस गेम में मॉन्स्टर को काफी मजा आने लगता है, पर जब मॉन्स्टर के फूल खत्म हो जाते हैं तो मॉन्स्टर सोचता है क्यों ना मारिया को उठाकर पानी में फेंक दे, और वो मजे के लिए फेंक देता है। गजब। एलिजाबेथ हेनरिक को बुलाती है। यहाँ एलिजाबेथ को पूर्वाभास हो रहा है कि कुछ तो बुरा होने वाला है डार्लिंग, और तभी विक्टर बैड न्यूज लेकर आ जाता है। वो सब तो ठीक है, पर हेनरिक एलिजाबेथ को रूम में क्यों बंद कर रहा है? छोड़ो। विक्टर बताता है कि मॉन्स्टर ने डॉक्टर वोल्डमैन को मार दिया, और तभी इन्हें मॉन्स्टर की आवाज आती है। ये लोग मॉन्स्टर को ढूंढने लगते हैं। घर तो काफी बड़ा है, पर मॉन्स्टर उन्हें कहीं नहीं मिल रहा। एलिजा क्या कर रही है? पीछे पीछे, अरे पीछे देख, अरे माता पीछे देख ले, अरे देख देख देख। चलो देख ही लिया। देखकर एलिजा की चीखें निकल जाती है और वो चीखें हेनरिक सुन लेता है। वो जल्दी से एलिजाबेथ के रूम के पास आता है, पर तब तक मॉन्स्टर जा चुका होता है। हेनरिक अंदर आता है। एलिजाबेथ मरी नहीं है, जिंदा है, पर मैरी शैली उसे यहीं पर मरा हुआ बताती है। खैर ये तो मूवी है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, पर यहीं पर हेनरिक डिसाइड कर लेता है कि वो जब तक उस मॉन्स्टर को नहीं मारेगा तब तक वो शादी नहीं करेगा। इधर कारपेंटर मारिया की बॉडी लेकर लॉर्ड बैरन के पास आ रहा है। उसके पीछे पीछे गांव के सभी लोग आने लगते हैं। लॉर्ड बैरन बाहर आता है। कारपेंटर कहता है मेरी बेटी की हत्या हुई है। बैरन पूछता है किसने की? तभी सभी लोग चिल्लाकर मॉन्स्टर का नाम लेते हैं, और तभी वहाँ पर हेनरिक भी आ जाता है। ये लोग 3 टीम से बनाते हैं। पहली टीम जो जंगल में जाएगी उसे कारपेंटर लीड करेगा, दूसरी टीम जो पहाड़ों में जाएगी उसे हेनरिक लीड करेगा, और तीसरी टीम जो झील की तरफ जाएगी उसे स्वयं लॉर्ड बैरन लीड करेंगे। और ये सभी लोग मॉन्स्टर की तलाश में निकल जाते हैं। उनके पास शिकारी कुत्ते भी है। ये सभी गांव से बाहर आ जाते हैं और फिर अलग अलग टीमों में बढ़ जाते हैं। काफी अच्छा सीन है। सभी अलग अलग टीमें अपना काम अच्छे से कर रही होती है, पर देखना तुम मॉन्स्टर तो केवल हेनरिक वाली टीम को ही मिलेगा, क्योंकि वो पहाड़ों में है और एक को घायल भी कर दिया। वो इशारा करता है कि इस ओर जाओ। ये लोग उस ओर जाते हैं। हेनरिक की टीम मॉन्स्टर को कितना भी ढूंढ ले, पर उन्हें नहीं मिलेगा। मिलेगा तो हेनरिक को ही। और एलो मिल गया। इनके बीच फिर से खिंचातानी चालू होती है। हेनरिक मदद मदद चिल्लाने लगता है। कारपेंटर उसकी आवाज सुन लेता है। ये लोग उधर आने लगते हैं, पर तब तक मॉन्स्टर हेनरिक को बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। देखो वो ले जा रहा है। खैर मॉन्स्टर हेनरिक को स्पॉन चक्की के अंदर ले जाता है
और पवन कैसा है तू, आजकल फोन नहीं कर रहा, और डोर को बंद कर देता है। डोर खुद से ही खुद को अच्छे से लॉक कर लेता है। गांव के लोग भी पवन चक्की के पास आ जाते हैं। मॉन्स्टर हेनरी को ऊपर ले जा रहा है, वो उसे ऊपर लाता है। गांव के लोग चक्की का डोर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं पर नहीं टूटता। मॉन्स्टर उन्हें देखने लगता है और तब तक हेनरिक होश में आ जाता है। इनके बीच में फिर से पकड़म पकड़ाई चालू होती है। हेनरिक भागकर पवन चक्की से नीचे आने लगता है पर तभी मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है। पकड़कर पता नहीं क्या कर रहा है और ये लोग देखने के अलावा क्या ही कर सकते हैं। सालो दरवाजा तोड़ो। पर तभी मॉन्स्टर हेनरिक को उठाकर फेंकता है जिससे हेनरिक पवन चक्की के पंख में लटक जाता है और फिर नीचे गिर जाता है, जिससे फ्रैंकेनस्टाइन बेहोश हो गया या मर गया पता नहीं। पर तभी गांव के सभी लोग उस पवन चक्की में आग लगा देते हैं जो कि लकड़ियों की बनी है। पूरी पवन चक्की जलने लगती है। अब मॉन्स्टर क्या ही कर लेता, वो अंदर रह नहीं सकता, बाहर जा नहीं सकता, आग उसका पीछा नहीं छोड़ रही, तो बेचारा करे तो करे क्या। मॉन्स्टर एक काम कर, इस बड़ी सी लकड़ी के नीचे दबकर खूब चिल्ला छूट कर। पवन चक्की जल रही है। गाँव के सभी लोग उसे देख रहे हैं और इसे देखते हुए सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। मूवी बढ़िया थी पर इसे मैरी शेली के नोवेल का फेथफुल एडोप्शन नहीं कह सकते क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों को बदल दिया गया है। मारिया नाम की लड़की को मॉन्स्टर कभी नहीं मारता बल्कि वो 5 साल के विलियम को मारता है जो कि विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन का भाई होता है। और गांव के सभी लोग कभी भी इसका इस तरह से पीछा नहीं करते। एक्चुअली विक्टर और मॉन्स्टर ही एक दूसरे का पीछा करते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। आप इस मूवी को मैरी शेली की नोवेल फ्रैंकेनस्टाइन की एक प्रेरणा मान सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मूवी बुरी है, बहुत अच्छी है और इसे जिस तरह से बनाया गया है देखने में मजा आता है। कैमरा वर्क अच्छा है, कॉस्ट्यूम डिजाइन अच्छा है, मेकअप बढ़िया है, एक्टिंग बहुत अच्छी है और जो थोड़े बहुत प्रैक्टिकल इफेक्ट है वो भी बढ़िया लगते हैं। खैर ये मूवी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करें।